तो वेलकम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है बैक पैचिंग को। इससे पहले हमने कंपाइलर की काफ़ी कंसेप्ट जो है उनको सीखा है। उसमें एक कंसेप्ट हमने सीखा था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, कि जब हमारे पास कोड होता है, उस कोड को जब हम पार्ट सी से भी गुजार लेते हैं और उसको सिमेट्रिक एनालाइजर से भी उसको गुजार लेते हैं, तो उसके बाद हम उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, जो कि हर मशीन के लिए यूज हो सकता है। अब वो जब इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है, और वो प्रॉब्लम बेसिकली दो जगह पे आती है, जहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन होती है वहाँ पे, यहाँ जहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल है यानी कि इफ एल्स लगा होता है, वहाँ पर इशू आता है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि जब आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा होता है तो उस वक्त इफ एल्स या बूलियन एक्सप्रेशन जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि इफ की बेस पर कहीं पे जाना होता है या एल्स की बेस पर कहीं पे जाना होता है। अभी इफ या एल्स की बेस पर जो जहाँ पे जाना होता है, ये उसके एड्रेसेस हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को देती है। मतलब उसमें हम देते हैं कि इफ अगर हो तो आपने इधर जाना है, एल्स हो तो आपने इधर जाना है, या बूलियन एक्सप्रेशन के केस में कि अगर ये ट्रू हो तो आपने इधर जाना है। अब इन इन सब केसेस के अंदर आपके पास जो जहां पर आपने जंप इंस्ट्रक्शन यूज करनी होती है, यानी कि इफ के बाद जहां पर जंप करना है या एल्स के बाद जहां पर जंप करना है, वो चीजें आप एक पास के अंदर यानी कि एक जब आप आइट्रेशन करते हैं उसके अंदर आप उसको करना मुश्किल होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि बैक पैचिंग इज अ की प्रॉब्लम व्हेन जनरेटिंग एन इंटरमीडिएट कोड for Boolean expression and flow of control statements is that of matching a jump instruction with the target of jump, कि jump instruction को जहाँ पर जाना है यानी कि टारगेट जो है उससे मैच करवाना जो है वो एक इशू होता है। अब ये जो काम होते हैं कि जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं कि व्हेन वी जनरेट एन इंटरमीडिएट कोड फॉर सम कोड लाइंस, द बूलियन एक्सप्रेशंस एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट कोड इन अ सिंगल पास। यानी कि एक पास के अंदर, एक आइट्रेशन के अंदर आपका कोड जिसके अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल हो या बूलियन एक्सप्रेशन हो, वो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, एक पास के अंदर क्यों कन्वर्ट नहीं होता? क्योंकि देखिए, आपने जहाँ पर लिखना है ना कि इफ है, इफ के बाद आपने इधर जाना है, तो वो आपको अभी पता नहीं होता कि आपने किस एड्रेस पे जाना है, क्योंकि एक कोड के अंदर सीरीज ऑफ इफ एल्स होती है और नेस्टेड इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ होती है। तो ये आपको बड़ा टेक्निकली देखना होता है कि अगर आपकी कौन सी इफ ट्रू हो तो आपने किधर जाना है, या कौन सी इफ फॉल्स हो तो आपने किस इफ के अंदर नहीं जाना है। तो ये जो सारा काम होता है एड्रेसेस का, ये आप एक पास के अंदर कंपाइलर को नहीं पता चल सकता, क्योंकि कंपाइलर का आगे फ्यूचर का तो नहीं देखता कि आगे मुझे किस इंस्ट्रक्शन पे वो चीज मिलेगी जहां पर मैंने जाना है। तो इस वजह से कंपाइलर उन चीजों को एक पास में नहीं कर सकता, यानी कि सिंगल गो में नहीं कर सकता। उसके लिए अ सेपरेट पास इज नीडेड टू बाइंड लेबल्स which were left blank initially to addresses। यानी कि स्टार्ट पे हम जो है खाली छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि इफ अगर हो तो इधर जाना है, एल्स अगर हो तो इधर जाना है। हम शुरू में ये ब्लैंक्स खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो ब्लैंक्स होती है इनको फिल करना होता है इन एड्रेसेस के साथ, यानी कि यहाँ पर एड्रेसेस लिख रहे होते हैं। अब इन ब्लैंक्स को जो फिल करती है ना, वो हम अगले पास में करती है, यानी कि एक पास के अंदर, एक इटरेशन के अंदर उसको हम खाली छोड़ देते हैं और अगले पास के अंदर उसको हम फिल करते हैं। ये जो अप्रोच होती है, इस अप्रोच को हम बोलते हैं बैक पैचिंग। अब ये चीज जो है आपका बूलियन एक्सप्रेशन के लिए और फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए एग्जांपल से देखते हैं। तो पहली इसकी टाइप है बैक पैचिंग फॉर बूलियन एक्सप्रेशन, कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनके लिए बैक पैचिंग कैसी होती है। तो सपोज मेरे पास एक इनपुट कोड स्ट्रिंग है, आप सपोज कर लीजिए C++ की है या जावा की है। ये मेरे पास एक कोड लाइन है जो आप देख सकते हैं। इस कोड लाइन के अंदर बूलियन एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, यानी कि दो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं, एक का नाम है और एक का नाम है एंड। और आप देख सकते हैं कि इनसे जो आंसर आएगा वो कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि यहाँ तो इनका आंसर ट्रू की फॉर्म में आएगा या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। अब ये जो आपके पास इनपुट स्ट्रिंग गिवन है, अब इस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर अगर दो लॉजिकल ऑपरेटर हैं तो दो लॉजिकल ऑपरेटर में फिर प्रेसिडेंस का रूल आ जाता है, यानी कि दो में से किसने पहले सॉल्व होने। तो अगर हम प्रेसिडेंस वाइज देखें तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो पहले सॉल्व होता है, यानी कि अगर ऑन द होल इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो एंड ऑपरेटर ने पहले सॉल्व होना है। इसका मतलब है कि ये जो एंड ऑपरेटर के साथ जो टर्म्स है इन्होंने पहले सॉल्व होना है और वाली ने बाद में सॉल्व होना है। यानी कि इसको अगर मैं पैरेंथेसिस की फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आपका जो एंड ऑपरेटर के साथ ऑपरेंड्स है उन्होंने पहले सॉल्व होना है और वाले ने बाद में सॉल्व होना है। अब
इस हवाले से इसको मैंने जो है वो इसकी ब्रैकेट्स लगा दी। अब इसका हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, जो हमने पहले भी सीखा कि वो कैसे जनरेट करते हैं। सपोज इसको मैं अगर स्टार्ट से शुरू करूं, मैं कहता हूँ a लेस देन 2, इफ a लेस देन 2 देन गो टू, क्योंकि अगर a लेस देन 2 हो तो कहीं तो जाना है ना मैंने, क्योंकि या तो ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा या शायद आगे चेक करेगा, कुछ तो वो करेगा। तो अगर a लेस देन 2 हो तो गो टू ब्लैंक, यानी कि अभी आगे इस गो टू के हम नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट पास हो रहा है। इसके अंदर मैंने लिखा भी हुआ है कि लीव एड्रेसेस स्पेसेस ब्लैंक, कि जो एड्रेस की स्पेसेस है ना उनको आपने ब्लैंक छोड़ देना, यानी कि आपने गो टू के बाद यहाँ पर एड्रेस आना है वो आपने खाली छोड़ दिया, ब्लैंक लगा दी। उसके बाद अगला आपने लिखा गो टू समवेयर एल्स, कि आपका आपने कहा है कि अगर इफ हो तो इधर जाना है, अगर ना हो तो फिर इधर जाना है। अच्छा, उसके बाद अगला एक्सप्रेशन आता है b ग्रेटर देन 3, अगर b ग्रेटर देन 3 हो तो आपने इधर जाना है, एल्स आपने गो टू इधर जाना है। तीसरा एक्सप्रेशन है a नॉट इक्वल b, इफ a नॉट इक्वल b हो तो आपने इधर जाना है, अदरवाइज आपने इधर जाना है। अब ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन के केस में कुछ स्टेटमेंट्स आ गई जो कि इंटरमीडिएट कोड है हमारा, जिसमें हर चीज को अगर आप देखें तो हर चीज की इफ भी लिखी है मैंने और उसकी साथ गो टू के बाद एल्स भी लिखी है, इसी तरह से इसकी इफ भी लिखी है, एल्स भी लिखी है, इसकी इफ भी लिखी है, एल्स भी लिखी है। अब ऑफ कोर्स इसका जो आंसर है वो तो या तो ट्रू की फॉर्म में आएगा या फॉल्स की फॉर्म में आएगा, तो इसलिए आप एक दफा एंड पे ट्रू लिख देंगे और एक दफा एंड पे आप फॉल्स लिख देंगे, कि अगर कहीं से ट्रू आ रहा हुआ तो आप इधर आएंगे, अगर कहीं से फॉल्स आ रहा हुआ तो आप इधर आएंगे। और इनको मैंने एड्रेसेस दे दिए, क्योंकि सारी बात है ये अगर मेमोरी में जनरेट हो रहा है तो इसको आपने कोई भी रैंडम एड्रेसेस दे दिए। मैंने 1001 1002 टू 1008 तक इसको एड्रेसेस दे दिए। तो ये वो काम है जो मैंने फर्स्ट पास में करना है। फर्स्ट पास के अंदर आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है, लेकिन आपने जो एड्रेस की स्पेसेस है उनको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अब क्योंकि इनको फिल तो करना है, और वो जो फिल होती है वो फिर सेकंड पास के अंदर फिल होती है। अब इनकी जो फिलिंग होगी वो सेकंड पास के अंदर होगी। अच्छा, अब सेकंड पास में जहां पर आपने इनको फिल करना है वहां पर आप देखिए मैंने एज इट इज कोड, जो ऊपर वाला कोड था ये एज इट इज कोड आप मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैंने कहा कि इफ a लेस देन 2 देन गो टू। अब अगर मैं एक्सप्रेशन को गौर से देखूं, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इसमें कोई एक रूल नहीं होता जिसके तहत आप सारा काम करें, इसके अंदर आपको देखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप अपने इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें जो आपको मिला था, ये देख लें, आप ये वाला एक्सप्रेशन देख लें। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें, इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें ना तो ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि आपका दो टर्म्स है मेन, एक टर्म है ये वाली जो कि कंप्लीट है एंड समेत, और एक टर्म है आपकी ये वाली, और इन दोनों के दरमियान लगा हुआ है और का ऑपरेटर लगा हुआ है। अब और के ऑपरेटर का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हम ट्रू आंसर रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप सॉल्व करेंगे अपनी इस वाली को, यानी कि इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर जो भी आएगा वो इसका आंसर और a लेस देन 2 का आंसर मैच होगा तो हमारा और ऑपरेटर यूज होगा। अच्छा, अगर आप देखें कि अगर a लेस देन 2 जो है वो ट्रू हो जाता है, अगर a लेस देन 2 ट्रू हो जाता है यानी कि ये, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि दरम्यान में और ऑपरेटर है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो ये पूरी जो टर्म होगी हमारी ट्रू इवेलुएट हो जाएगी। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर आप अपने इंटरमीडिएट कोड में देखें तो इफ a लेस देन 2, अगर a लेस देन 2 हो तो मतलब ये अगर है a लेस देन 2 ट्रू है तो इसका मतलब हमें ये नहीं देखना कि आगे कुछ है, यानी डायरेक्ट आपको आंसर जो है वो ट्रू दे देना है। तो अगर a लेस देन 2 है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका ट्रू, यानी कि आप किस एड्रेस पे चले जाएंगे, आप चले जाएंगे 1007 पे, क्योंकि 1007 पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। तो अगर a लेस देन ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू अवर एक्सप्रेशन कि अगर a लेस देन 2 ट्रू होता है तो आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से जंप करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे और अपना प्रोग्राम एंड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर ये ट्रू नहीं होता, अगर a लेस देन 2 ट्रू नहीं होता, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है 1007, अब नेक्स्ट है कि a लेस देन 2 अगर ट्रू नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि इसके ट्रू होने का भी अभी चांस है कि अगर ये भी ट्रू हो तो हमारा आंसर ट्रू हो सकता है, क्योंकि अगर ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है तो आंसर और टोटल जो है हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे आऊंगा तो इसके अंदर आपको पता है कि दो ऑपरेंट है जिसके अंदर मजीद एक ऑपरेटर लगा हुआ जो कि एंड का ऑपरेटर है, यानी कि अब आप चेक करेंगे b ग्रेटर देन 3, यानी कि अगर a लेस देन 2 फॉल्स होता है तो फिर आप b ग्रेटर देन 3 चेक करेंगे। अगर a लेस देन 2 ट्रू होता है तो हम चलेंगे, लेकिन अगर फॉल्स होता है, यानी कि इस केस के अंदर अगर फॉल्स होता है तो आपने क्या करना है, आपने b ग्रेटर वाली कंडीशन चेक करनी है, और b ग्रेटर वाली कंडीशन क्या लिखी हुई है 1003 पे, इसका मतलब क्या 1003 पर मूव हो जाएंगे।
अच्छा, अब आप इसको चेक करने आ गए 1003 वाली जो ये आप बी ग्रेटर देन 3 है। अब अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा एक्सप्रेशन ही ट्रू है, क्योंकि इस एंड ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर की वजह से आपको ए नॉट इक्वल बी को भी चेक करना है। तो अगर बी ग्रेटर देन 3 है, मतलब अगर ये ट्रू है, तो फिर आपने कहाँ जाना है, आपने इसको भी चेक करना है, यानी कि आपने चले जाना है 1005 पे, यानी कि 1005 पे चले गए आप। अगर ये ट्रू नहीं होती, अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर तो हमें कंफर्म है कि अगर ये ट्रू नहीं है तो अगर अगली ट्रू हो भी जाती है तो इससे तो फॉल्स ही रहना है। तो और तो इसका, और ये तो पहली फॉल्स आई हुई है पीछे से, तो अगर तो ये फॉल्स है और ये भी ट्रू नहीं होती, इसका मतलब ये टोटल भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये टोटल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर बी ग्रेटर देन 3 फॉल्स होता है तो टोटल जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर बी ग्रेटर देन 3 फॉल्स होता है, अगर मैं इधर आता हूँ तो मैं चला गया 1008 पे, इसका मतलब कि वो टोटल एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है। अच्छा, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल चला गया इधर ही, बी ग्रेटर देन 3 ट्रू था और मैं चला गया इसको चेक करने के लिए, अब अगर तो ये ट्रू होता है, अगर तो ये ट्रू होता है तो ये टोटल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सारा ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स भी है तो ये टोटल ट्रू ही होगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है, ये नॉट इक्वल बी, और ये तो पहले से फॉल्स ही आ रहे हैं सारे, तो टोटल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ए नॉट इक्वल बी करे, अगर तो ये ट्रू होता है तो मेरा जो टोटल एक्सप्रेशन है ना वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता तो क्योंकि सारे पीछे से फॉल्स आ रहे हैं तो फिर टोटल आंसर जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब ये वो कहा मैं एड्रेसेस का जो आपको सेकंड पास के अंदर पता चला है कि सेकंड पास में आपने उनको एड्रेसेस दिए, फर्स्ट पास में आपने ऐसा नहीं किया था। अब चलते हैं इसके जो सेकंड वेरिएंट है, जो कि है फ्लो ऑफ कंट्रोल एक्सप्रेशन, यानी कि इफ एल्स एंड स्विच। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो वही सारा सिनेरियो है कि आपको एक कोड गिवन है जो कि एक C++ या जावा का कोड आप कह सकते हैं। उसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि इफ फॉल मार्क्स ग्रेटर देन स्प्रिंग मार्क्स, अगर फॉल के मार्क्स ग्रेटर देन स्प्रिंग के मार्क्स है तो इंप्रूवमेंट इक्वल टू 1, कि इंप्रूवमेंट में 1 रख दो, अदरवाइज इंप्रूवमेंट में 0 रख दो और इंप्रूवमेंट को प्रिंट कर दो। अब अगर इसका मुझे इंटरमीडिएट कोड लिखना हो तो बड़ा आसान सा इसका इंटरमीडिएट कोड है कि अगर अब ये फर्स्ट पास है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा एड्रेस स्पेसिस को। इफ फॉल मार्क्स, अगर फॉल के मार्क्स स्प्रिंग के मार्क्स से ज्यादा है तो यहाँ चले जाओ, और उसके बाद मैंने लिखा इंप्रूवमेंट 0, यानी कि इंप्रूवमेंट 0 कर दो, क्योंकि मेरे पास दो चीजें हैं, तो इंप्रूवमेंट 0 या इंप्रूवमेंट 1। कहीं यहाँ कभी मैं इसके इस पे आऊंगा, कभी मैं इस पे आऊंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर एक का ट्रू था और एक का फॉल्स था, ये आपने आंसर लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा है गो टू, यानी कि एल्स। अब ये इसकी कोई तरतीब नहीं होती कि अगर आप इंप्रूवमेंट 0 को नीचे भी साथ लिख दें, जैसे मैंने ट्रू फॉल्स को इकट्ठा लिखा था तो वो भी ठीक था। तो अगर फॉल के मार्क्स स्प्रिंग के मार्क्स से ज्यादा है तो आप इधर जाएंगे, अगर नहीं है तो आप इधर जाएंगे, तो बाकी कोड का ऐसे लिखेंगे। अब वही तो हमें पता है कि अगर फॉल के मार्क्स स्प्रिंग के मार्क्स से ज्यादा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो मैंने कहा जाना है इंप्रूवमेंट इक्वल टू 1 पे, यानी कि फिर आपने कहा जाना है इंप्रूवमेंट इक्वल टू 1 पे। तो अगर फॉल के मार्क्स स्प्रिंग के मार्क्स से ज्यादा है तो आप किस एड्रेस पे चले जाएंगे, आप चले जाएंगे 1004 एड्रेस पे, और ये एड्रेसेस मैंने रैंडमली दिए हुए हैं इसको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका जारी बात है, अगर तो इस पे आप जंप नहीं करते, अगर यानी कि फॉल्स है तो फिर आप इधर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे और इंप्रूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर तो आपकी फाइल्स है यानी कि इंप्रूवमेंट 0 है तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे 1005 पे, यानी कि आप बाहर इस इफ से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि जो इफ है वो इतनी जगह पे इफ है, ये इफ से बाहर थी। आप कोड में भी देख सकते हैं कि ये जो सी आउट वाली लाइन थी ना, ये इफ से बाहर थी। तो अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप 1004 यानी कि इंप्रूवमेंट पे जाएंगे और उसको प्रिंट कर देंगे, ये कोड लाइंस नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आपका फॉल मार्क्स स्प्रिंग मार्क्स से ज्यादा नहीं होते तो आपकी इंप्रूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, आप नेक्स्ट लाइन पर आएंगे वो 0 हो जाएगी। उसके बाद आप चले जाएंगे 1005 पे, यानी कि आप बगैर किसी को छोड़े 1005 पे चले जाएंगे और इंप्रूवमेंट प्रिंट करवा देंगे, और उस वक्त इंप्रूवमेंट में वैल्यू होगी 0, क्योंकि ऊपर वो 0 सेट हुई थी, और होना भी यही चाहिए था कि एल्स के केस में जो वैल्यू थी वो आपके पास 0 आनी चाहिए थी। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे इफ एल्स होती है, इफ एल्स का एक वेरिएंट स्विच होता है, जावा में भी होता है, C++ में भी होता है। तो उसको भी अगर आपके पास कोई स्विच स्टेटमेंट का क्या क्वेश्चन आता है तो पहले तो आप उस स्विच स्टेटमेंट को इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये लिखा है कि स्विच वेल, अगर वेल मतलब केस 1, अगर वेल 1 है तो रिजल्ट 100, वेल 2 है तो रिजल्ट 200, वेल 3 है तो रिजल्ट 300, और डिफॉल्ट का मतलब होता है एल्स, तो रिजल्ट 400। उसके बाद मैंने ब्रेक्स यूज की हुई है, यानी कि इफ वेल इक्वल टू 1 तो ये आ जाए, रिजल्ट 2 हो तो ये आ जाए, 3 है तो ये आ जाए, 4 है तो ये आ जाए। तो आपने एक दफा ये कन्वर्ट कर लेना है।
उसके बाद फिर आपने इसकी जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है बैक पैचिंग से।